नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे हैं? हाँ, तो फिर मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आंगन में एक वृक्ष अंश 4। इससे पहले हमने देखा कि आंगन में वृक्ष जो दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ उपन्यास, इसमें अंश 3 में उन्हें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं उनके दिल में कि ये भवनाजी कौन है, ये बिसलापुर कहाँ पर है, ये भाई जो उनके क्या कहते हैं उसे चंदन भाई साहब हैं, वे मुरादाबाद में ही क्यों रहते हैं। तो इस घटना के बारे में विचार करते रहते हैं। तो उनके पिताजी उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, बेटा बिसलापुर से राजापुर आने तक जो सेंटर में जो बीच में जो स्टेशन आते हैं वो कौन से होते हैं। तब वो लेखक ने बहुत ही होशियारी से प्रश्न का आंसर दिया था, बहाली, बहापुर और पीपली। बहापुर और पीपली आते हैं यहाँ, लेखक कहते हैं। तब पिताजी उन्हें शाबाशी देते हैं। और इसके बाद एक घटना, जब वो बिसलापुर जाते हैं उसको वे याद करते हैं अभी यहाँ आगे के इसमें। तो जब वे बिसलापुर गए थे, वहाँ पर वे उनका वहाँ पर एक बड़ा सा मकान था और उन्हें वहाँ पर बहुत ही इज्जत दिया जाता था। उसे रिया कहा जाता था, यानी रियाया यानी प्रजा। जो वहाँ के लोग, गांव के लोग थे, वे ये जमींदार के प्रजा थे। इस तरह से उनका वहाँ पर दौर था, रौब से वो वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर कई सारे उनके खेत खलियान थे। और उनके जो बिसलापुर में उनका जो मकान था, उसे वो डेरा कहकर बुलाते हैं, यहाँ वे याद करते हैं। और जो लोग उनके घर में आके बैठते थे, उसे मवेशी खाना वे बुलाते थे। और राजापुर में भी इनका एक मकान था और यहाँ पर बिसलापुर में भी इनका एक मकान था। और सारी रिया यानी प्रजा इनकी रिया थी। तब लेखक याद करते हैं कि जब सारी रिया इनकी रिया थी यानी प्रजा थी, तब शंकर सिंह बोल के वहाँ पर काम करने वाला एक देहाती, वो लेखक की तरफ हाथ बताकर उन्हें बोलता है कि ये भी हमारे छोटे सरकार की रिहा ही है, यानी प्रजा ही है। तब लेखक को बहुत गुस्सा आता है, यानी प्रजा ही है ना, एक तरह से नौकर है बोले सरकार, वो कहता है। तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि लेखक को। तो लेखक कहते हैं कि बाप और बेटे के बीच में कौन सी रिया, कौन सा प्रजा, बाप और बेटा, तो वो कौन से काश्तकार हुए। तब शंकर सिंह बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पिताजी चंदन भाई साहब के काश्तकार है। काश्तकार है ना, जो खेत को करते हैं, यानी खेत में उनका खेत वे उगाते हैं, तो उन्हें काश्तकार कहा जाता है। तो काश्तकार है तुम्हारे पिताजी बोलने पर हमारे लेखक, छोटे लेखक को भी बहुत गुस्सा आया था। फिर भी वो चुप हो गए और अपने दिलो दिल में वो सोचने लगे कि ये क्या है, मामला क्या है, इसके बारे में। फिर उनके अंदर बहुत सारी प्रश्न उठने लगे। तब पिताजी गांव से जाते जाते एक बात वो कहते हैं कि इस बार हमारा जो खेत अच्छा फसल आया है, भवना जी का घबराहट इसमें नहीं रहेगा। ये भवना जी कौन है, ये भी प्रश्न उनके दिल में आता है। तो उसी के साथ जब ये गांव से यानी बिसलापुर से फिर राजापुर वापस जा रहे थे, तब बीच में मुरादाबाद पड़ता था। तो जब वे बिसलापुर से स्टेशन जा रहे थे, तो सबके साथ जा रहे थे, तो उन्हें जाते जाते देर हो जाता है और पहला जो ट्रेन था वो निकल जाता है। तो दूसरा ट्रेन को पकड़ते हैं और मुरादाबाद जाते जाते उन्हें बहुत देर हो जाती है। और दूसरा ट्रेन जो मुरादाबाद से राजापुर जाने वाली होती है वो निकल जाती है। तो निकल जाने के बाद वहाँ पर जब भी ऐसा ट्रेन मिस हो जाता है या
निकल जाता है तब वे धर्मशाला या किसी लॉज में रहना पड़ता था। वे मुरादाबाद जाते मगर फिर भी चंदन भाई साहब के घर को वे नहीं जाते। वहाँ पर जो भावना जी थे उनसे ना माँ को जजती थी ना पिताजी को जजता था, यानी लेखक के पिताजी उनके साथ अच्छे थे संबंध, ना ही माँ के साथ उनके संबंध अच्छे थे। तो उस दिन भी जब ये बिसलापुर से वे राजापुर के लिए निकले तो मुरादाबाद में उन्हें ट्रेन नहीं मिला राजापुर के लिए, तब वो धर्मशाला में रुके थे। कई बार वो धर्मशाला में ही रुके। पहली बार जब रुके थे तब उन्हें अच्छा नहीं लगा था, फिर अभी आदत पड़ गई है। तो धर्मशाला जो था वहाँ पर बहुत अच्छे से एक मकान, यानी एक रूम उन्हें दिया जाता था जो बाहर से देखे तो पूरा रोड वो सब कुछ वहाँ पर अच्छे से दिखता था। तो उस धर्मशाला में वो रुके थे और बाहर जो आंगन थी ऊपरी मंजिल पे, वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि नीचे सभी आने जाने वाले गाड़ियाँ दिख रहे हैं और उसी में वो मग्न होके अपने दिलो दिल में सोचते हैं कि लेखक कि अरे ये तो मुरादाबाद है जहाँ से मेरे खिलौने आते हैं। आहा, मैं इस गांव में आज हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस गांव से और मेरा कोई संबंध है, वो खिलौने का संबंध है। ऐसा वो सोचते हुए चंदन भाई साहब भी यहीं पर रहते, शायद वो आ जाते। और इससे पहले भी वो रेलवे स्टेशन में जब उतरता है तब वो रेलगाड़ी का एक खिलौना होता है, उस खिलौने के लेने के लिए जिद करता है, तब माँ उसे डांट कर लेकर आई होती है। तो चंदन भाई साहब रहते तो बहुत अच्छा होता है, यहाँ सोचते हैं। और पिताजी और माता दोनों मिलकर खाट पर बैठे बैठे दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में ही थोड़ा सा देर हो जाता है, तब एक घोड़ा उनके धर्मशाला के सामने आकर रुक जाता है और एक आदमी नीचे उतरकर उस धर्मशाला के अंदर प्रवेश करता है। तब वो देखते हैं कि वहाँ पर वो आदमी कौन है। तब वो देखते हैं, जब नज़दीक आता है तब वो चंदन होता है। चंदन आता है और आके माता पिताजी को वो बहुत ही गुस्से में, यानी एक तरह से उसे रूठ जाता है, रूठ कर कि वहाँ बीजी को और पिताजी को दोनों को रूठ कर बातें करने लगता है कि आप लोग मुरादाबाद आए हैं फिर भी मेरे घर को नहीं आए, मैं आप पर बहुत गुस्सा हूँ। आप पर मेरा कितना अधिकार है। बीजी यानी लेखक की माँ को वो बीजी बुलाता है, तो बीजी को बोलता है कि कितना आप पर मेरा अधिकार है, चलिए मेरे घर को चलिए। तब माँ बोलती है नहीं, वहाँ पर भावना जी होंगी तो हमें उनसे नहीं जमता, हम नहीं आ सकते। कहने पर वो और कई बातें करता है कि चंदन तो चल, हम गांव चलते हैं। तब मैं बिना चूचाड़ किए हुए आपके साथ हो लिया था। चंदन अपने भावना जी को बोलता है। भावना ने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया उस बारे में, यानी मेरी जो ये भावना जी जो है, बहना जी, वो चंदन भाई साहब की माता की बहन है। तो बोलते हैं कि चंदन भावना जी अब तक मुझे माफ़ नहीं किया है। मैं उस दिन आपकी बात सुनकर मैं एक ही बात पर आपके साथ मैं चल दिया था और आज तक वे मुझे उस बारे में सज़ा देती रहती है। मगर तब माँ बोलती है नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों आए? उनसे हमारा भावना जी का सामना जब हो जाएगा तो उनसे मेरे बातें कड़वाहट सी लगेगी, मैं नहीं आ सकती यहाँ। बात वो माँ चंदन को कहती है और माँ जब बोलती है कि नहीं बेटे, मैं तुम्हारे साथ ये आप नहीं आओगे फिर भी ठीक है, मैं लेखक यानी भाई को मैं लेके जाता हूँ और उसे गांव फिरा के लाऊंगा, ये वहाँ निवेदन करता है। फिर वो माँ बोलती है नहीं, इससे क्यों लेके जाओगी, रात का समय है,
क्यों जाए बोलने पर लेखक को बहुत गुस्सा आता है। उसे उनके दिल में अभी सवारी करना है, घोड़े की सवारी करना है। तब वो गुस्से में तुम लोग नहीं आए, मैं तो जा सकता हूँ ना, तो ऐसा वो बोलता है। और मुझे बग्गी में मैं बैठूंगा, ज़रूर बैठूंगा, ऐसा वो माँ से और पिताजी से वो कहता है। कहने पर चंदन उसे लेके बग्गी में बिठाते हैं और उसका जो घोड़ा का लगाम होता है वो चंदन के हाथ में ही देते हैं। तो घोड़ा गांव पूरा फिरने लगता है और उस गांव के जो चित्र है उसे अपने दिमाग में संजोए रखते हैं। तो चंदन भाई साहब का घोड़ा निकला, गांव फिरता आखिर में जहाँ पर जाके रुका, वो जो रेलगाड़ी वो देखकर माताजी को वो पूछे थे कि मुझे ये रेलगाड़ी चाहिए, वहीं पर जाके उनका रेलगाड़ी रुक जाता है। यानी इनका जो घोड़ा है वहीं पर जाके रुक जाता है। जो चाबी देने वाली रेलगाड़ी है, खिलौना, वो वहीं पर चंदन भाई साहब लेके जाके उसे खिलौना खरीद कर दे देते हैं। और उन्हें कई चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और मिठाइयाँ सब कुछ उसे चंदन भाई साहब उनके अपने भाई को दिला के दे देते हैं। और रात बहुत हो गई थी और सारे खिलौने खरीद कर, बहुत सी मिठाई सब लेकर वापस आते हैं। तब तक नौकर जो है पिताजी का हुक्का बनाया है, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वो बैठे हुए हैं। और जब भावना जी के बारे में पूछने का चंदन लेखक का दिल चाहा कि भावना जी कौन है, ये क्या करती है, ये क्यों आप जाने नहीं चाहते, यहाँ प्रश्न पूछना वो चाहे। मगर फिर भी उस दिन वो जो खिलौने लाए थे उसी खेल खेलने में बहुत दिलचस्पी थी, तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो घटना वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेखक को भी नींद आती है और वे सो जाते हैं। सुबह उठ के वे फिर राजापुर के लिए निकलते हैं। तो यहाँ राजापुर को निकलते वक्त भी उनके दिल में भावना जी के बारे में, चंदन जी के बारे में प्रश्न उठते ही रहते हैं। इस प्रश्न को लेकर फिर हम दूसरी भाग खंड 2 यानी खंड दो प्रारंभ होता है। इस खंड 2 को हम अगले भाग में देखेंगे। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे जो अपलोड किए गए वीडियोस आप देखते हैं तो आपने देखा या नहीं देखा मुझे कैसे पता चले। तो इसलिए मुझे पता चलने के लिए आप लोग उसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स उसके अंदर डालिए। जो कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर आप अपने कमेंट्स लिखिए। और अपने कुछ प्रश्न हैं तो प्रश्न भी आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। आपके तरफ से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है तो हम लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए दिल नहीं होता, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को देखें और उसे लाइक करें और उसको कमेंट करें। और आप लोग उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सुनिए सब मिलकर। और आप उसके नोट्स भी बनाइए। जो आपको स्टडी मटेरियल मैं भेज चुका हूँ अभी, चारों भाग के स्टडी मटेरियल आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में है। अगर से किसी को नहीं भी मिलता है तो मैं फिर एक बार आपको भेजूंगा। मगर मुझे पता कैसे चले कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं या नहीं, या आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे आप लोग जानकारी दीजिए। नहीं देंगे तो जब आपका फिज़िकल क्लास चालू होंगे तभी मैं करना पड़ेगा फिर। तो आप लोग सोचिए प्लीज़, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस लीजिए। और आपको मैं एक प्रश्न भी इसी वीडियो के दौरान मैं देना चाहता हूँ कि चंदन जब गांव को आता है तब क्या क्या करता है, यानी उसका कौन कौन से जो घटनाएं हैं उसके बारे में सविस्तार लिखिए। लिखकर उसका आप लोग PDF में डाउनलोड कीजिए और उस डाउनलोड किया हुआ कॉपी मुझे
व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मुझे कंपलसरी डालना है। और आप जो ये सब कुछ काम करेंगे उसी पर आपके अंक निर्भर होंगे। आप याद रखिए, जब आप लोग सुस्त बैठ जाएंगे आराम से तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रैक्टिकल आपको भी काम करना है, समझिए, और अपना कर्तव्य को भी पूर्ण कीजिए। और इसी बात के साथ मैं अपना आज का यहाँ आपके आंगन में एक वृक्ष का चौथा भाग मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को मेरा नमस्कार देते हुए, आप सब लोगों की अच्छी सेहत की कामना करते हुए आज मैं अपना यहाँ क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।